दुनिया के 48 देशों में चुनाव एक साथ होता है, चुनाव की डेट फिक्स होती है और चुनाव भी संडे को होता है, वर्किंग डे में चुनाव भी नहीं होता। और जैसे चुनाव होता है अगले 4 साल के बाद चुनाव कब होगा या 5 साल के बाद चुनाव कब होगा उसकी डेट फिक्स हो जाती है। भारत में हर साल 4-5 चुनाव होता है, कभी पार्षद का होता रहेगा, फिर प्रधान का होता रहेगा, फिर विधानसभा का होता रहेगा, फिर लोकसभा का आ जाएगा। पता चला पहले यूपी में हो रहा है, फिर बगल में हरियाणा में शुरू हो गया, फिर बगल में दिल्ली में शुरू हो गया। तो सामान्यतया जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया हैं, वो पूरे 5 साल लगातार केवल और केवल चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं। ज़्यादातर इसमें लोग सांसद और विधायक हैं। तो कौन कहे वो संसद और विधानसभा में बैठ के अच्छा कानून बनाए, वो दिन रात केवल और केवल चुनाव कैसे जीता जाए इस पे अपना ध्यान लगा के रखते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता हूँ कि भारत में एक देश एक चुनाव संहिता लागू करना ज़रूरी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड, यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड यानी समान चुनाव संहिता बहुत ज़रूरी है लागू करना। हमारे देश में पूरा का पूरा जो सरकार है, गवर्नेंस का सिस्टम है, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। पॉलिटिकल पार्टी टिकट बांटती है, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन पार्षद बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलेगी उसके लिए कोई नियम कानूनी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां बेलगाम है। आज तक पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टियों को कंट्रोल करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं बना। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में नहीं है, सब आरटीआई के दायरे में है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप में एक पब्लिक अथॉरिटी है, इतना बड़ा काम है। अल्टीमेटली जो सरकार बनती है वो करती क्या है? मैनिफेस्टो को लागू करती है। मैनिफेस्टो कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाया गया मैनिफेस्टो 5 साल तक सरकार लागू करती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां, सरकारी विभाग आरटीआई के दायरे में है, लेकिन सरकारी विभाग जो मैनिफेस्टो जिसका लागू करते हैं यानी पॉलिटिकल पार्टी, वो आरटीआई के दायरे में नहीं है। इस पर एक मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए 2000 रुपये से ज़्यादा कैश लेना और 2000 रुपये से ज़्यादा कैश खर्च करना, ये बंद होना चाहिए। ये जब तक कैश लेन देन वाला सिस्टम बंद नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, तब तक जो पॉलिटिकल करप्शन है ना, राजनीतिक भ्रष्टाचार, वो बंद नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बैन होना चाहिए कि न वो 2000 रुपये से, एक व्यक्ति से 2000 रुपये ज़्यादा कैश ले सकती हैं, न किसी भी काम पे 2000 रुपये से ज़्यादा कैश खर्च करती हैं। करोड़ों रुपए दिखा देती हैं कि हमने कैश में खर्च कर दिया, राजनीतिक रैलियों में, इसमें उसमें खर्च करती हैं। 10 करोड़ दिखाती हैं, 5 करोड़, 2 करोड़। इसलिए 100% बैन होना चाहिए केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन। आज की डेट में जब आम जनता डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रही है, इवन किसान मजदूर डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, गोलगप्पे वाला डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टियां डिजिटल ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकती हैं? पॉलिटिकल पार्टियों की सीएजी ऑडिट अनिवार्य होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक अथॉरिटी है, उसको ज़मीन मिलती है, उसको फ्री एयर टाइम मिलता है, दूरदर्शन के ऊपर टैक्स में छूट मिलती है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों की सीएजी की ऑडिट ज़रूरी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों, एक व्यक्ति के लिए एक से ज़्यादा चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध भी होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिशियन जाति, भाषा, क्षेत्र का जहर घोले, जाति के आधार पे अगड़ा बनाम पिछड़ा करे, भाषा के आधार पे बंगाली बनाम हिंदी करे, क्षेत्र के आधार पे गुजराती बनाम महाराष्ट्रियन करे या तमिल बनाम बंगाली करे, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द करने का प्रावधान करना पड़ेगा। तब जाके ये जाति, भाषा, क्षेत्र का जहर घुलेगा। नहीं तो ये पॉलिटिकल पार्टियां जोड़ने का नहीं काम कर रही हैं, केवल तोड़ने वाला काम कर रही हैं। इसी तरीके से आज की डेट में वोटर लिस्ट बिल्कुल अलग अलग है। एक वोटर लिस्ट है पार्षद प्रधान वाली, एक वोटर लिस्ट है विधानसभा चुनाव वाली, एक वोटर लिस्ट है लोकसभा की चुनाव की। पूरे साल सरकारी टीचर, सरकारी महकमा केवल इसी काम में लगा रहता है, वो केवल वोटर लिस्ट को अपडेट करता रहता है। क्यों? जब व्यक्ति खुद जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता है, खुद जाके अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकता है, तो खुद जाके अपनी वोटर आईडी नहीं बनवा सकता है क्या? इस समय पोस्ट ऑफिस के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, सब कुरियर ने छीन लिया।
इस समय पोस्ट ऑफिस खाली पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस को वोटर रजिस्ट्रेशन का नोडल सेंटर बना दीजिए। हर गांव में पोस्ट ऑफिस है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पोस्ट ऑफिस नहीं है। और गांव वालों को पोस्टमैन गांव वालों को जानता है, गांव वाले पोस्टमैन को जानते हैं। जिसको अपना वोटर आईडी बनवाना होगा अपने पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहाँ से अपना वोटर आईडी बनवा लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ये पोस्ट ऑफिस है ना, इसको वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए वोटर लिस्ट का नोडल सेंटर डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसी तरीके से कंपलसरी वोटिंग बहुत ज़रूरी है। 18 साल के बाद आपको वोटिंग का राइट मिल रहा है, तो कुछ टर्म्स कंडीशन तो होनी चाहिए ना। सरकार अगर किसी को कुछ देती है, बिजली देती है, तो भी कहती है भाई देखो बिजली मिसयूज़ मत करो। पानी भगवान देता है, फिर भी सरकार कहती है पानी को मिसयूज़ मत करो। एयर पोल्यूशन के लिए कानून है, वाटर पोल्यूशन के लिए कानून है, नॉइज़ पोल्यूशन के लिए कानून है, बिजली के लिए कानून है, हवा के लिए, सबके लिए कानून है। लेकिन वोटिंग के लिए कोई कानून ही नहीं है। वोटिंग को फंडामेंटल ड्यूटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। जैसे वोटिंग का राइट फंडामेंटल राइट है, वैसे वोट करना फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। और जो आदमी वोटिंग न करे, अपने फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करे, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी है,